वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स फ्यूचर। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग जैक टर्म 2 के लिए जो आया है सैम्पल उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ मैं न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। सभी सेट्स का 1 से लेके 5 तक में जितने सेट्स हैं सभी सेट्स का सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विद फार्मूलाज एंड एक्सप्लेनेशन। तो देरी न करते हुए हम लोग अपने आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा देन इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें कहा गया है कि वैल्यू ऑफ एमपीसी अगर 0 है तो वैल्यू ऑफ एमपीएस क्या होगा, है ना। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीएस क्या होता है हम लोगों का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब होता है इसका फॉर्मूला ऐसा है कुछ कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू हम लोगों होता है 1। ठीक है, अब होता यूँ है ना कि हम लोग जितना कमाते हैं उसी में से कुछ पैसे जो है वो सेव करते हैं, कुछ उसी में से कुछ पैसे जो है वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमेशा उतना ही होता है जितना हमारा अर्निंग होता है। तो ये 1 जो है ये हमारा क्या होता है, इनकम कह लीजिए आप, या इसको अर्निंग अपना कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि एमपीसी अगर हम लोगों का 0.3 है ना, तो इसको थोड़ा सा फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को एमपीसी चाहिए अगर हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एमपीएस हम लोग कर सकते हैं या नहीं। इसको अगर हम लोग इसको दूसरे साइड ले लें तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि ये 1 एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस गिवन है। तो यहाँ पे एमपीएस अगर गिवन है हम लोगों का, तो एमपीसी एमपीएस हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग एमपीसी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है यूँ कि 1 माइनस हम लोग इसको कर देंगे अगर 0.3, तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा, 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इजी है बनाना, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब वैल्यू एडिशन होता क्या है ना कि हम लोगों का कुछ भी रॉ मटेरियल होता है उसमें हम लोग अगर किसी भी तरीके का लेबर लगा देते हैं या उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर देते हैं तो वो हम लोगों का क्या हो जाता है, उसमें वैल्यू एडिशन का हम लोग काम कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को है कि सिर्फ वैल्यू एडिशन हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू एडिशन का या फिर ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं हर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा, यूनिट्स इज अ ग्रॉस आउटपुट वैल्यू एट द मार्केट प्राइस। जितने भी हम लोगों को सभी जो सेक्टर्स अलग अलग अगर आउटपुट कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रॉस आउटपुट पे हम लोग पहुँच जाएंगे, जो कि वैल्यू किसका रहेगा, मार्केट प्राइस पे रहेगा। टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड अ फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है इंटरमीडिएरी गुड्स को और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। यहाँ पे नेट का बात कर रहा है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो है वो हमारा सब्सिडीज और टैक्सेस को जो है वो एडजस्ट किया हुआ होता है। एंड डिप्रिसिएशन वैल्यू द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब द फॉर्मूला फॉर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस चेंज ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डिप्रिसिएशन। The value at a factor cost is the gross income of the operating activities after adjusting for the operating subsidies and indirect taxes। हम लोगों का ग्रॉस जो वैल्यू एडेड है फैक्टर कॉस्ट में, उसमें क्या होता है, हम लोग अपने इनकम हमारा जो ग्रॉस इनकम होता है उसमें से हमारे जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आमदनी हो रहा था उसमें हम लोग उसमें से हम लोग क्या एडजस्ट कर देते हैं, सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग जो है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सवाल है ना, इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि आपको ये मतलब कि फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालना है, लेकिन हम लोग इसको क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए हम लोग को जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, सेल्स था, चेंज इन स्टॉक था, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेल्स जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें से सेल्स है हम लोगों का 200, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 50, फाइनल स्टॉक है हम लोगों का 15 और इनिशियल स्टॉक है 10।
चेंज इन स्टॉक में ना हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल स्टॉक से हम लोग इनिशियल स्टॉक जो होता है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। साथ साथ में यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। ये मेरा ये दिया हुआ, ठीक है। अब बस इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में यहाँ पे। तो हम लोगों का सेल्स जो है वो हम लोगों का है 200, तो हम लोग उसको लिखेंगे, उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे हमारा इंटरमीडिएरी गुड्स का जो वैल्यू है उसको, उसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज इन स्टॉक हम लोगों का जो है वो 15 - 10 उसको हम लोग ले लेंगे, और साथ में हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे जो भी हमारा डिप्रिशिएशन है उसको भी हम लोग माइनस कर ले, मतलब कि डिप्रिशिएशन हम लोग का 10 है वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक में आपको ये जो हाईलाइटेड वाला है ये आपका यहाँ तक में फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये 200 माइनस, अगर इसको हम लोग करें तो 50 माइनस ये हम लोगों का 5 हो जाएगा, और ये हम लोगों का 10 है। सभी को अगर ऐड करें तो 200 - 65 है। अगर इसको पूरा कैलकुलेट करें तो 245 रुपीज़ जो है इसका आंसर हम लोगों का आ जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो हम लोगों का सेट 2 से, यहाँ ऊपर में आप देखिएगा आपको सेट के नंबर भी जो है वो दिए हुए हैं, कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है सेट 2 का, जिसमें हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों का है, जिसमें कि हम लोगों को अपना कौन सा अपनाना है, इनकम मेथड को हम लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि रेम्यूनरेशन हम लोग का एम्प्लॉय को कितना पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट कितना पेमेंट हुआ है, रेंट है, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज है। तो सबसे पहले हम लोग तो समझ लेते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आखिर होता क्या है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग के टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री बाय ऑल द यूनिट्स। एक कंट्री में जितने भी यूनिट्स उसको प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। द वैल्यू कैलकुलेटेड हियर इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल डिप्रिशिएशन एज वेल। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है इसमें हम लोगों का डिप्रिशिएशन जो है वो इंक्लूडेड है। अगर हम लोग इन नटशेल कहें, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। जितने भी हमारे आउटपुट्स दे रहे ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है सभी यूनिट्स के हम लोग ऐड कर देंगे फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू को, तो ही हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचे। ग्रॉस वैल्यू एडेड अभी हम लोग जस्ट पीछे किया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम लोग क्या करते थे, जितने भी हमारे सेल्स वगैरह आ रहे हैं सभी को हम लोग जोड़ दिए, तो हम लोगों का ग्रॉस वैल्यू एडेड पे हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी में फर्क होता है ना। जीडीपी कहाँ है यहाँ पे, तो जीडीपी ही लेके चलेंगे। जीडीपी यानी कि डोमेस्टिक यानी कि एक बाउंड्री के अंदर, यानी कि एक टेरिटरी के अंदर में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी हमारा इंडिया, तो हमारा इंडिया का बाउंड्री के अंदर जो भी इसका पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर में जो भी प्रोडक्शन होगा वो हमारा किसका पार्ट होगा, जीडीपी का पार्ट होगा। अब जीडीपी का यहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोगों का जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग उसमें से माइनस क्या कर देंगे, हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुँच जाएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट, एनआईटी भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब ग्रॉस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों का वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे हम लोग करते, यहाँ पे वही इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसी को एनआईटी के नाम से हम लोग जानते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यही है। सब्सिडीज को प्लस कर देंगे, माइनस किसको कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब इसके कैलकुलेशन के यहाँ पे हम लोगों का 3 मेथड होता है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम लोगों को किसको कहा गया है, इस वाले मेथड को कहा गया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इस वाले मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम लोग को जो मिला होगा उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग उसको ले लेंगे। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो आया हुआ है वो तीनों को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और देखते हैं डिप्रिशिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को रेम्यूनरेशन कितना मिला हुआ है, 1300।
रेम्यूनरेशन 1300 है, तो रेम्यूनरेशन की जगह पे हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 1300, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, तीन है हम लोगों का 1500, 1000 और 1500। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हम लोगों का तीनों एक ही जगह पे था, 1500 प्लस 1000 प्लस 1500, ऐसा ही कुछ था हम लोगों का। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिए मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग का कितना है 16,100, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसको 16,100। अब देखते हैं क्या यहाँ पे किसी तरीके का डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं है, सिर्फ हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जो है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे हम लोग का बात करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना। हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं और सब्सिडीज दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 800 है और सब्सिडीज कितना है 300 है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जैसे कि देख के आए कि सब्सिडीज को हम लोग क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो सब्सिडी है वो कितना है 300 है और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 800 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 300 माइनस 800, यानी कि इसका वैल्यू मेरा किस में आएगा -500, ठीक है। अब हमको करना क्या है ना, इन सभी को हम लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है। सभी चीज़ों को आप ऐड कर लीजिए। तो जब हम लोग ऐड करेंगे किसको किसको 1300 को और 16,100 को, शायद ये 330 था, ये हम लोगों का 330 है 13,300। तो हम लोग 13,300 को जोड़ लेंगे, 16,100 को जोड़ लेंगे, फिर इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे जितना भी है यहाँ पे ये तीनों, इन तीनों को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 1,000 है ये, 15 3,000 और एक 4,000, तो प्लस 4,000 ये हो गया, माइनस क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे इसका 500 को। तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 32,900। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये इसी को आप फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉय प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करके, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाइए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है हम लोगों का सेट 3 का क्वेश्चन 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें कहा गया है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया जैसे कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेट मतलब कि यहाँ पे नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब यहाँ पे हम लोगों को ना नेशनल इनकम लिखा गया था, इसमें कुछ कहा नहीं गया था कि क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे NNP हम लोगों को निकालना है, किस पे फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। द नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP एक इकोनॉमी का क्या होता है GNP आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू द डिप्रिशिएशन। NNP में होता है क्या है कि हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा आता है उसमें से हम लोग अपने डिप्रिशिएशन को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं NNP इज इक्वल टू व्हाट GNP माइनस डिप्रिशिएशन। अब यहाँ पे है हम लोगों का कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने के लिए, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिशिएशन, NFIA एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे है कि GDP एट मार्केट प्राइस हम लोग पहुँचेंगे कैसे। तो हम लोग को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, डोमेस्टिक फाइनल का और नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो यहाँ पे हम लोगों को गिवन था उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन का यहाँ पे था, उसको हम लोगों को यहाँ पे अभी लेना नहीं है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, मतलब कि कुछ डेटा नहीं है, इस वजह से हम लोग इस वाले पॉइंट को इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ तक में ले लेते हैं, जैसे कि पहले हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट GDP एट
मार्केट प्राइस हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए हम लोग क्या चाहिए था, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन और गवर्नमेंट का, और जितना भी हम लोगों को है नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह है सभी को हम लोग जो है वो कैलकुलेट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हम लोगों को कितना दिया हुआ था 500, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हम लोगों को कितना है 50, और प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हम लोगों का है 50, 550 50। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं 500, ये हम लोगों का हो जाएगा 50, ये भी हम लोगों का कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो हम लोग वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन ले लिए, गवर्नमेंट का ले लिए, और डोमेस्टिक का भी हम लोग ले चुके हैं। मतलब कि इन्वेस्टमेंट को ही, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम लोग कह लेते हैं। और नेट एक्सपोर्ट हम लोगों को डायरेक्टली जो है वो गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का नेट एक्सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली हम लोगों को गिवन कितना है 2 रुपये का दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, प्लस ये मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, तो जीडीपी एट हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, मार्केट प्राइस पे हम लोग पहुँच जाएंगे। और तो कुछ एडजस्ट करने के लिए है नहीं यहाँ पे, NFIA वगैरह हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 500 600 602 रुपये यहाँ पे हम लोग इस पे पहुँच गए। ठीक है, अब जीडीपी हो गया। डिप्रिशिएशन और NFIA और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हम लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों को एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, NNP हम लोग कैलकुलेट करेंगे। NNP एट फैक्टर कॉस्ट हम लोग क्या चाहिए था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोगों को आ गया 602 रुपये, माइनस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन हम लोगों को कितना दिया हुआ है 20, जब हम लोग ले लेंगे इसको 20। NFIA हम लोगों को कितना दिया हुआ है यहाँ पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यहाँ हम लोगों को कितना है -50 है। तो NFIA हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना था यहाँ, लेकिन यहाँ पे मेरा -50, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे अलग से -50। इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे मेरा देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मेरे यहाँ पे 10 रुपये माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 10 रुपये, ये भी हमारे ब्रैकेट में रहेगा। अब हम लोग यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पहुँचेंगे कहाँ पे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। अब ये मेरा कितना है 602 रुपये है, इसको हम लोग माइनस करेंगे 20 -50 +10, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे मेरा ये करीब हो जाएगा 612 रुपये -70 रुपये, है ना। इसको हम लोग करेंगे तो इसको अगर हम लोग एडजस्ट करें तो ये मेरा लगभग आ जाएगा 642 रुपये आंसर। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट करने का तरीका। और इसी को इन शॉर्ट अगर एक और फॉर्मूला में लिख के दे दूं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी के लिए बस फॉर्मूला मैं लिख रही। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप चाहे तो याद कर सकते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। शॉर्ट में लिख दे रही हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा सा टाइम मतलब कि बच्चे अपने लोगों का वेस्ट ना हो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एक्सपोर्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारा ये तरीके का सोल्यूशन हो गया। आ जाते हैं अब हम लोग अपने सेट 4 में। सेट 4 में कहा गया है ना कि यदि इफ द वैल्यू ऑफ MPC इज 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPS। जैसे कि हम लोग अभी बात करके आ रहे थे कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू हम लोगों को कितना होता है 1। अगर ये दोनों में से किसी एक का ही वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, है ना, जैसे कि सपोज कीजिए कि MPC का वैल्यू यहाँ पे मेरा 1 है ना, तो MPC दिया हुआ यानी हम लोग MPS का ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पूछा भी गया MPS का, तो हम लोग क्या लिखेंगे MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग डिराइव कर लेंगे।
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस MPC का वैल्यू ही कह दिया है कि 1 आ जाएगा, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 0। जब MPC हम लोगों का 1 हो जाएगा तो हम लोगों का MPS का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, कंजम्पशन फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है कि C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.4 वाई, ये इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या इंक्रीमेंट इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय ₹100 करोड़, अगर हम लोगों का इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से बढ़ गया है तो हम लोगों का न्यू इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा। तो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम वेयर कंजम्पशन वैल्यूज कैन बी डिराइव्ड ईच लेवल विद द यूज ऑफ इनकम वैल्यू by this, where C is the autonomous consumption, B is the marginal propensity to consume and Y is the income। यहाँ पे ये हमारा ना कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है जिसमें आपका ये वाला जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ पे C जो है वो हमारा क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, B जो है मतलब कि हमारा ये क्या होता है B जो हमारा होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है जो कि हमारा एक वैल्यू होता है, और Y हमारा क्या है कि इनकम, ठीक है। आपको ये जो C है ये ऐसे ही छोटा सा ही आपको लिखा हुआ दिखे कंजम्पशन फंक्शन का आपका ये वाला है। अब हमें क्या कहा गया है ना कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ गया, तो हम लोगों को बताना है कि हमारा न्यू इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट तो हम लोगों को जो गिवन होता है उसको हम लोगों को लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पे मेरा गिवन में क्या है, गिवन है मेरा यहाँ पे C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.4 y, ठीक है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट मेरा इंक्रीज कर जाता है 100 रुपए से, व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹100 करोड़, तो ये जो है मेरा इक्वेशन वो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.4y प्लस 100, ठीक है। अब होता यूँ है ना कि हम लोगों का ये होता है कि अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू अग्रीगेट डिमांड, ये जो हम लोगों का जो कंजम्पशन का जब फॉर्मूला आप देखिए C इज इक्वल टू C इंटू यहाँ पे हम लोगों का कुछ एक फंक्शन था इंटू वाई, बी इंटू वाई हम लोगों का था, ठीक है ना। तो बी हम लोगों का कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे होता है। तो ये जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो रहता है ये मेरा सप्लाई को डिनोट कर रहा था, ये जो इसका राइट साइड होता है ये हम लोगों को क्या था डिमांड को शो कर रहा था, और यही दोनों जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे। अब यहाँ पे ये C आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, बहुत जगह पे आपको ये Y लिखा हुआ दिखने को आपको मिले। अगर यहाँ पे अगर हम लोग आए तो इसको ना इस तरीके से लिखा हुआ आपको ज़्यादातर मिलेगा, जब आपको इनकम वगैरह कैलकुलेट करना होगा तो Y इज इक्वल टू C प्लस I, है ना, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का फंक्शन तो हम लोगों को दिया हुआ था, तो Y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा कंजम्पशन का फंक्शन हम लोगों का 50 प्लस 0.4 y, इन्वेस्ट हम लोगों का कितना है 100 है ना, कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों का तो ये था, ये हम लोगों का 100 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ के बाद इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू y, अब यहाँ पे ये y है और इस y को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि सेम ही वेरिएबल है, तो 0.4 y हो जाएगा, हम लोग का ये कितना हो जाएगा 150, ये 100 और 50 को जोड़ दिया तो 150 हो गया। अब ये मेरा कितना है 0.6 y इज इक्वल टू 150, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 150 बाई 0.6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 250, क्योंकि क्वेश्चन करोड़ में था इसलिए हम लोगों का यहाँ पे करोड़ में इसका आंसर हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग रुपीज़ का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का, जिसमें हम लोगों को पूछा गया है कि सेट 5 में कि कंजम्पशन फंक्शन है 0.8y 100 प्लस 0.8y, तो यहाँ पे है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है कंट्री का
ये क्या एक्सप्लेन करता है ना। तो जो भी कंजम्पशन फंक्शन है ये क्या एक्सप्लेन करता है हम लोगों को बस वो बता देना है, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। द कंजम्पशन फंक्शन इन इकोनॉमी, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड वेरियस फैक्टर डिटरमाइनिंग इट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर का स्पेंडिंग और जो भी वेरियस फैक्टर जो होते हैं उसको डिटरमाइन करने वाले होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। At a household or a family level, these factors may include income, wealth, expectation about the level and riskiness of the future income or wealth, interest rate, age, education and family size। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कुछ फैक्टर जो हमारे इन फ्यूचर में होने वाले उन सभी से भी रिलेटेड होता है, जैसे कि हमारे इन फ्यूचर का इनकम, हमारा वेल्थ, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, हमारा रिस्क क्या रहेगा, फ्यूचर का इनकम क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। हमारे फैमिली का साइज क्या रहेगा, एज, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के जो है हम लोगों का ये कंजम्पशन फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं। अब और एक बात और क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो रेफर करता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कंजम्पशन का, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और इनकम के बीच में, जहाँ पे कंजम्पशन वैल्यू कैन बी डिवाइडेड at each level with the use of economic with the use of income value, जहाँ पे हम लोग कंजम्पशन वैल्यू को जो है हम लोग डिराइव कर सकते हैं हर लेवल पे हमारे इनकम वैल्यू से, जहाँ के फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू C प्लस बी वाई, जहाँ पे C हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, B जो है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और Y जो है हमारा क्या है, इनकम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। आपको ये सॉल्यूशन के साथ में इसी तरीके से मिल जाएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे और भी सेट्स जो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं पहले से, 1 to 5 जो मॉडल सेट आया था, उसका भी कन्वर्टेड पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, पीडीएफ भी चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो जाकर के हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्टेड वाले भी है, और साथ में सॉल्यूशन भी जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसको आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।